हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस इन रूबी लेजर। तो क्या लिमिटेशंस हैं जिनको कोशिश किया गया कि इस लेजर में उनको दूर किया जाए? बताइए बच्चों, क्या थे बच्चे? वेरी गुड। लेजर किस में थी? पल्सिस में थी, पल्स फॉर्म में आ रही थी, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें लेजर लाइट नहीं मिल रही थी। दिस इज द वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रूबी लेजर। दूसरा, यस, सॉलिड स्टेट लेजर होने की वजह से रूबी लेजर, उसमें क्या थी बच्चों, जो लेजर लाइट हमें मिल रही थी उसकी मोनोक्रोमेटिसिटी कम थी, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या थी, ज्यादा थी उसमें, और मोनोक्रोमेटिसिटी की जो डिग्री थी वो कम थी। ये दो लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? गुड, कौन बोला? बताओ। हाँ, क्या क्या था? हीटिंग ज्यादा थी और हमें बार बार हमें कूलिंग प्रोसेस करना पड़ता था, उसमें बार बार क्या करना पड़ता था? कूलिंग प्रोसेस करना पड़ता था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हीलियम नियॉन लेजर। नाउ व्हाट इज हीलियम नियॉन लेजर? पहली बात तो बच्चों, ये गैस लेजर है। पहली जो लेजर थी वो सॉलिड लेजर थी, ये कैसी लेजर है? गैस लेजर है। गैस लेजर तीन टाइप की होती हैं, आयनिक लेजर, न्यूट्रल एटम लेजर, मॉलिक्यूलर लेजर। हमारे सिलेबस में न्यूट्रल एटम लेजर है, आप सभी को पता होगा, हीलियम एज वेल एज नियॉन, दोनों की दोनों इनर्ट गैसेज हैं, है ना? ये न्यूट्रल एटम लेजर की कैटेगरी में आती है। दूसरा पॉइंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है वो आती है मॉलिक्यूलर लेजर में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया CO2, वो आती है मॉलिक्यूलर लेजर में। ये किस में आती है? न्यूट्रल एटम लेजर में आती है हमारी, जो ये हीलियम नियॉन गैस लेजर है। क्लियर है यहां तक? अब हीलियम नियॉन लेजर जो गैस लेजर है, ये बनी कैसे? अलीजवान एंड कोवर्कर्स ने इसे डिजाइन किया जब रूबी लेजर्स में कुछ डिसएडवांटेजेस आई, उसको ध्यान में रखते हुए आगे ये लेजर डिजाइन की गई। और कैसे डिजाइन की गई, क्या खास प्रॉपर्टी थी, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है, ये अब हमारा इसमें मेन पर्पज रहेगा इसको डिस्कस करने का। तो सबसे पहले बच्चों, हीलियम नियॉन लेजर है क्या? इट इज ए लेजर विच कंसिस्ट ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस। हीलियम के और नियॉन के एटम्स इसमें हैं। किसमें है? एक डिस्चार्ज ट्यूब में है। दिस इज ए डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब देखा कभी आपने? डिस्चार्ज ट्यूब देखा है? सुना कभी डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में? सुना तो होगा। क्या क्या किस काम आती है डिस्चार्ज ट्यूब? उसमें हम गैस को आमतौर पर लो प्रेशर पे लेते हैं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और अलग अलग प्रेशर डिफरेंस हम देते हैं, गैस में कम प्रेशर, फिर उससे ज्यादा प्रेशर, या उससे फिर उससे कम प्रेशर, इस पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो अलग अलग टाइप का बिहेवियर निकल के आता है। कैथोड रे जो थी, या जो कैथोड रे का जो डिस्कवरी था, वो इसी बेस पे हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब के बेस पे। तो वो डिस्चार्ज ट्यूब हमने यहाँ लिया हुआ है, जिसमें हमने हीलियम एंड नियॉन जो गैसेस के एटम लिए हुए हैं, और किस रेशियो में लिए हुए हैं? 10:1 में। अगर हीलियम गैस 1 mm प्रेशर पे है तो नियॉन गैस 0.1 mm प्रेशर पे है। तो ये रेशियो है हीलियम और नियॉन को, जिसको इस ट्यूब के अंदर लिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस नियर अबाउट 10 किलोवोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। क्यों किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फंक्शन है? क्योंकि आपको पता है लेजर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्टिकल पंपिंग, सॉरी पंपिंग, नॉट ऑप्टिकल पंपिंग, पंपिंग। पंपिंग क्यों करनी? पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए। तो पंपिंग कौन कर रहा है? रूबी लेजर में कौन कर रहा था पंपिंग? किस वजह से हो रही थी पंपिंग रूबी लेजर में? पंपिंग किस वजह से हो रही थी? लैंप से, नियॉन लैंप से हो रही थी। देखो उधर है ना, लाइट जो है वो पंपिंग का काम कर रही थी, जिसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। यहां पर उसी पंपिंग का जो काम करेगा वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है हमारा वो करेगा। नामी ट्यूब का डिस्चार्ज ट्यूब है, तो डिस्चार्ज ट्यूब
किस वजह से डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होता है? हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो 10 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम सेटअप कर देते हैं। ये एक लेआउट सा डायग्राम है इसका, ठीक है ना। 10 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर देते हैं, नियर अबाउट 10 किलो वोल्ट का। ये काम किसका करेगा? ये करेगा पंपिंग का। और इस टाइप की पंपिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पंपिंग। क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रिकल पंपिंग। ओके, उसके बाद देखिए ध्यान से, इस डिस्चार्ज ट्यूब को जो है ना, और ये वाला जो रीजन है ये पूरा वेल इवैक्यूएटेड है, जो ये पोर्शन है जो हमने इसके डिस्चार्ज ट्यूब के साथ आगे कनेक्ट किया है। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स पे हमने क्या किया है? 2 ग्लास विंडो फिट की हुई है। अब इस ग्लास विंडो को आप सीधा ऐसे ही फिट कर सकते थे, आपकी बुक में जो डायग्राम हुआ ऐसे ही देखा मिलेगा, उसमें ऐसे सेट किया हुआ है इनको बिल्कुल वर्टिकली। लेकिन ये ग्लास विंडो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट की जाती है और वो एंगल कहलाता है ब्रीवेस्टर एंगल। अगर आपको थोड़ा बहुत पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट ध्यान हो तो उसमें जब लाइट पड़ती है बटे किसी सरफेस पे, तो जो लाइट पड़ के वापिस आती है, तो वापिस आने वाली लाइट पोलराइज होगी या अनपोलराइज होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो लाइट पड़ी किस एंगल पे है। अगर लाइट पोलराइजिंग एंगल पे पड़ रही है किसी सरफेस पे, तो रिफ्लेक्ट होके जो पार्ट आपको मिलेगा बच्चों, वो पोलराइज्ड पार्ट मिलेगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड। और जो वापिस उसमें से जाएगी वो कैसा होगा? अनपोलराइज्ड लाइट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि जो यहां पर ग्लास प्लेट जो हम यहां रखेंगे वो एक एंगल पे रखेंगे, और दैट एंगल इज कॉल्ड ब्रीवेस्टर एंगल, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करने में काफी हेल्प करेगा। उसके बाद हमने लगाए मिरर। अब इसमें भी आप देखेंगे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डायग्राम मिलेगा ये, वहां पर मिरर फ्लैट मिरर लगा मिलेगा, प्लेन मिरर, जबकि मैंने यहाँ दोनों साइड कनकेव मिरर यूज किया है। ये भी क्या करता है बच्चों? फोटोन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी। दूसरी बात, उसको एक यूनिडायरेक्शनल भी रखेगा, क्योंकि आपको पता कनकेव मिरर क्या होगा, जब पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में आएंगे, ऐसा नहीं इधर फैल जाएंगे इधर फैल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर है कि अगर हम प्लेन मिरर की बजाय कैसा मिरर यूज करें? कनकेव मिरर यूज करें। एक साइड परफेक्टली 100% रिफ्लेक्टिंग, दूसरी साइड 90% रिफ्लेक्टिंग। हालांकि कोई मिरर 100% रिफ्लेक्टिंग नहीं होता। इवन ग्लास प्रिज्म जो हम बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, वो भी 100% नहीं होती, मिरर तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी हम कहने का मतलब इनके साथ कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है और ये पार्शियल रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं रेजोनेट कैविटी, यानी एक्टिव मीडियम को किसके बीच में रखा हुआ है? रेजोनेट कैविटी के बीच में। लेंथ हमने इस हिसाब से रखी है कि अंदर फोटोन जो वापस आएंगे जाएंगे तो उसकी स्टैंडिंग वेव बने, और एनर्जी जो है वो बार बार जो है वो इंटेंसिटी कहिए उसको एम्पलीफाई होती रहे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर। क्लियर है यहाँ तक? किस रेशियो में लिया बच्चों? 10:1 में, ठीक है। अब काम है कि वर्किंग कैसे करता है। होता क्या है कि जब हम सबसे पहले इनको यहाँ से डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होगा बच्चे, डिस्चार्ज से जो आपका जो मीडियम है वहाँ पर आयंस या इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, वो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे हीलियम और नियॉन एटम से, ठीक है। जब वो हीलियम नियॉन से एटम से कोलाइड करेंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो सबसे ज्यादा किसको एक्साइट करेंगे? हीलियम को करेंगे या नियॉन को करेंगे? जैसे जैसे जवाब आते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। किसको करेंगे? सोच के बताना बेटे। नियॉन को। और कोई? एक ही बच गया, तो दूसरा ऑप्शन हीलियम बच गया। हीलियम को ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एक्साइट ज्यादा होंगे। कहोगे सर क्यों? क्योंकि ज्यादा संख्या है। अब इस ग्रुप, यहां पर मान लो ग्रुप है और यहां हम कहते हैं भाई यहां 25 एज ग्रुप से ऊपर के बच्चे 10 हैं और 25 बिलो एज ग्रुप के बच्चे 100 हैं, ठीक है। आ जाओ, मैं यहां से कोई जैसे कोई चौक का टुकड़ा ऐसे फेंकता हूं, पॉसिबिलिटी क्या होगी? क्या पॉसिबिलिटी होगी? किससे टकराएगा? बिलो 25 से टकराएगा। तो वही बात यहां पर है कि नंबर ज्यादा होने की वजह से इनका एक्साइटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और हीलियम जो एटम्स है वो एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम। एनर्जी मिली के वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए और ये दो एक्साइटेड स्टेट में चले गए बच्चों। हीलियम जो लेजर, हीलियम नियॉन लेजर जो है वो कितने लेवल लेजर है? 4 लेवल लेजर है। आपकी एक लिमिटेशंस और हम देखते हैं, अगर 3 लेवल लेजर की एक लिमिटेशन और थी बच्चों,
अगर वो लिमिटेशन ध्यान होगी तो आप एकदम से बताओ हाँ सर लेवल वाली बात सही, बिल्कुल यहाँ पर 4 लेवल होना चाहिए, जरूरी है। 3 लेवल लेजर की दिक्कत क्या थी, वो जो पल्स फॉर्म आ रही थी, विकास ने जैसे बताया कि सर पल्स फॉर्म में हमें लेजर मिल रही थी, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो बीच बीच में टूट जाता था, वो फिर दोबारा से, क्योंकि लैंप जो था फ्लैश लैंप, वो जब लाइट प्रोड्यूस करता था तो एक्साइटेशन होके हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल जाता था, लेकिन जब एक बार फ्लैश हुआ उसके बाद वो मतलब लाइट ऑफ हो गई, इतने वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो सारे कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो बीच में एक ऐसा, वो बहुत कम टाइम इंटरवल का हो, लेकिन ऐसा टाइम होगा जिसमें हमें इन्वर्जन का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं आती 4 लेवल लेजर, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस लेजर बोलते हैं 4 लेवल लेजर को, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो 4 लेवल लेजर में ये क्या है, ग्राउंड स्टेट हो गया, एक्साइटेड स्टेट में गए। अब होता क्या है बच्चों, वहां कौन से एटम है साथ में, नियोन एटम्स हैं। अब हीलियम एटम के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी बच्चों नियोन एटम्स के कुछ जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं उनके साथ मैच कर जाती है। अब आपको पता है अगर एक पार्टिकल है, इसका कुछ एक एनर्जी स्टेट है, जिस एनर्जी स्टेट में इसको एक्साइट होना है, और दूसरा पार्टिकल जो आ रहा है उसके पास उतनी एनर्जी है जिससे उसको एक्साइट कर सकता है, तो जैसे ही इसे टकराएगा ये इमीडिएटली एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेस की वजह से जो लाइट है, जो एनर्जी है बच्चों, हीलियम एटम अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे नियोन एटम्स को। इस साइड जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो नियोन एटम का है, ये किसका है, हीलियम एटम का। अब कहोगे सर आपने तो बहुत सारे लेवल बना दिए, अब तो कह रहे थे 4 लेवल लेजर है, यहाँ तो लेवल ही लेवल है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेवल हो गए, तो ऐसा नहीं है, लेवल 4 ही है। ये जो स्टेट है बच्चों, ये हीलियम स्टेट है, इन्होंने एनर्जी ट्रांसफर कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास एनर्जी स्टेट देखो, ये एक एनर्जी स्टेट है, मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट हम जिसको कहें, तो एक एनर्जी स्टेट है जो यहाँ इसने यहाँ इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, ये एनर्जी इमीडिएटली यहाँ ट्रांसफर होगा, ये एनर्जी स्टेट है 1 2 3 और 4। इसीलिए मैंने 1 लिखा, देखो ग्राउंड स्टेट दैट इज 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल एंड 4 मीन्स ये सारा का सारा 4 लेवल है। क्लियर होगी बात ये? तो यहां से इन्होंने एनर्जी ट्रांसफर किया यहां पर। जैसे यहां एनर्जी ट्रांसफर करके यहां आए, नियोन को एटम्स को एनर्जी मिली। अब नियोन एटम्स क्या होंगे बच्चों, वो ट्रांजिशन होगा वहां पर एटम्स का डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट सेल्स में। वो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकता है, 5s से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके कहां आ सकते हैं, 3 में आ सकते हैं, 4 से 2 में आ सकते हैं, 5 से 2 में आ सकते हैं, और फिर 2 से कहां जाएंगे, 3 में, एंड देन टू ग्राउंड स्टेट। अब यहां देखिए जो ये जो ट्रांजिशंस हैं, ये जो हमारे लिए ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम 5s टू 3p बोलेंगे इसको। 5 ये 3p है, ये 4p है, 5s टू 3p, ये जो ट्रांजिशन है ये सबसे डोमिनेंट ट्रांजिशन है। इसमें जो एनर्जी निकलती है, टिकट बंद कर देगा, यहां जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है बच्चों वो 63.8 माइक्रोमीटर है, 63.8 माइक्रोमीटर। दैट इज बिलोंग्स टू रेड कलर। आप अपने लैब में देखना, हीलियम नियोन लेजर है वो रेड कलर की है। और एक और मैं बात बता दूं आपको, हीलियम नियोन लेजर आमतौर पर वो लेजर है जो लो पावर पे लेजर जनरेट करती है। लो पावर लेजर, लो पावर लेजर जो है वो हीलियम नियोन लेजर उस कैटेगरी में आती है। आमतौर पर लेबोरेटरी में हम हीलियम नियोन लेजर को ही यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो लेजर है वो हाई पावर लेजर है। ठीक है, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, अब नहीं देखा हो तो जरूर, आपका एक्सपेरिमेंट भी है सेकंड फाइनल ईयर में, हीलियम नियोन लेजर का ही पूरा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो वहां पर जितना ये 2 चैप्टर हमने पढ़े हैं, यही 2 चैप्टर प्रैक्टिकली वहां पर आपको मतलब देखने को मिलेगा कि उसको यूज कैसे कर रहे हैं हम, और बेसिक्स आपका यहाँ क्लियर हो गया है। तो वाइवा वगैरह जब आप देंगे आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, कि उसको वाइवा ज़्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स को सुना है या तैयारी की है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी है ये। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पर हमें ये एनर्जी मिलेगी। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये ट्रांजिशन हमारे लिए यूजफुल ट्रांजिशन है। इसको बार बार क्या करते हैं, जो ये फोटोन्स एमिट हुए हैं इसको रेजोनेट कैविटी की हेल्प से बार बार क्या करवाते हैं, इसको एम्पलीफाई करवा के और हाई इंटेंस बीम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक दिक्कत यहाँ है, दिक्कत ये है अगर यहाँ लंबे समय तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ठहर गए, लंबे समय तक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ठहर गए, क्या होगा उससे, यहाँ एटम्स कम हो जाएंगे, फिर ग्राउंड स्टेट में एटम्स कम हो जाएंगे।
तो इसके लिए क्या जरूरी था कि ये जरूरी है भी यहां प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो लगातार यहां से यहां आए ताकि ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहे। तो उसके लिए क्या जरूरी था, इन एटम्स को, नियोन एटम्स को इमीडिएटली ग्राउंड स्टेट में लेके आना था। तो ग्राउंड स्टेट में लेके आने के लिए क्या किया गया, जो ये ट्यूब है ये नैरो बनाई गई ताकि जो प्रोसेस एमिशन किया, रेड फोटॉन्स उसने एमिट किए, उसके बाद इंडिविजुअली जो वो निचले लोअर ट्रांजिशंस में आ रहा था और फाइनली उसको ग्राउंड स्टेट में आना था, वो कब आएगा, वो बॉल से कोलाइड करके। तो कोलिजन किसके साथ होंगे, नियोन के डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ, ताकि वहां पर अपनी एनर्जी को इमीडिएटली ट्रांसफर कर दे और कहां आ जाए बच्चों, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और ये लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब थोड़ा सा देखो मैथमेटिकली अगर हम इसको समझें बच्चों कैसे होगा, देखो 4 लेवल हैं, चारों लेवल में जो रेट है, जो एटम्स का जो रेट हम कहें भी कहां कितने हैं, कब कितने होंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर सबसे पहले लेवल नंबर 4 पे देखें तो वो क्या आएगा बच्चों, WP_N1 - N4, मैं बता दूंगा क्या है, -τ4N4। ये क्या है बच्चों, ये है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कह सकते हो इसको, कहां से, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम लेवल नंबर 1 टू लेवल नंबर 4। स्टिमुलेटेड क्यों होगी, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही वह एक्साइटेड स्टेट में गए हैं। सो ये आ गया बच्चों लेवल 1 से 4 पे स्टिमुलेटेड प्रोसेस से कितने पॉसिबिलिटी है वहां जाने की। लेकिन उसी टाइम पे जब वो वहां गए हैं, वहां से वो ट्रांजिशन फर्दर कहां हो रही है, वो 4 से 3 में भी जाएंगे, 4 से 2 में भी जाएंगे, 4 से 1 में भी जाएंगे। लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा नीचे आने का, उसके पास थे कितना N4। व्हाट इज τ4? दिस इज अ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये टोटल रिलैक्सेशन टाइम है बच्चों, जो किसके बराबर होगा, 4 से 3 में आने का, 4 से 2 में आने का और 4 से 1 में आने का। 4 से 2 में और 4 से 1 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, 4 से 3 में आने की सबसे ज्यादा होगी। इसलिए ये जो रेट होगा बच्चों, ये इससे और इससे क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। क्लियर? इसी प्रकार N3 में क्या होगा, लेवल नंबर 3 में, लेवल नंबर 3 में देखेंगे, एक तो क्या होगा बच्चों, 4 से 3 में आए हैं, जो 4 से 3 में, यहां देखो ये τ4 की बजाय यहां 4 3 क्यों लिखा, 4 से 3 में जितने आए वो ऐड होंगे उसमें। एक 2 से 3 में एक्साइटेड होने की जैसे कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी भी होगी कि नीचे से ऊपर चले गए हों 2 से 3 में, और साथ में उसी टाइम पे τ3 क्या है, 3 से 2 में जाएंगे। देखो 2 तरीके से तो उसमें आ रहे हैं और एक तरीके से जा रहे हैं। ये 3 से कहां गए हैं, 2 में गए हैं या 3 से 1 में गए हैं। जैसे यहां τ4 बच्चे हमने 4 3 4 2 4 1 दिखाया है, इसी प्रकार ये क्या होगा, 3 2 3 1 होगा। क्लियर होगा ना? इसके बाद आते हैं dN2/dt। इसी प्रकार 2 का केस क्या होगा, अब 2 पे क्या होगा बच्चों, 4 से 2 पे, ये क्या है, अब देखो यहां पर इसको ध्यान से देखो, यहां N2 - N3 लिखा है, यहां मैंने N3 - N2 लिखा है, तो इसका माइनस साइन अगर लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। यानी जितने यहां पर इसने, यहां पर अगर देखें, इसने जितने यहां पर रिलीज किए हैं वो कहां आके गिरेंगे, 2 पे आके गिरेंगे। ठीक है, एक इसकी वजह से आएंगे τ21, 2 से 1 पे और 3 से 2 पे। इसी प्रकार बच्चों क्या है, हम 1 की इक्वेशन लिख सकते हैं। इन सब के लिए आपको पता टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे, इसीलिए जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 आएगा। और स्टेडी स्टेट पे हर एक स्टेट में जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो एक प्रकार, एक जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो हम कहेंगे भाई लगभग हाँ फिक्स हो गया, चेंज नहीं होंगे अब, तो सबका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो वहां से हम N4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम ये कंडीशन यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस स्टेट में नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा हों ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन बनी रहे और हमारा लेजर एक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसकी लेंथ एक डिसाइड करते हैं बच्चे, 80 सेंटीमीटर के आसपास करते हैं, 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच की कोई भी लेंथ हो सकती है इसकी। और डायमीटर मैंने बताया, डायमीटर इसका कम लेंगे हम। क्यों लेंगे कम, क्यों लेंगे, ताकि वॉल से कोलाइड करके अपनी एनर्जी इमीडिएटली वो लूज करके और कहाँ आ जाए बच्चों, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन टू वॉल। वॉल से टकरा के अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं और कहाँ आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपने इसमें से पूछना हो पूछ सकते हो बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट हीलियम नियॉन लेजर। अब जो लिमिटेशन रूबी लेजर की थी वो इसकी क्या बन जाएंगी, खासियत बन जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगी इसकी। तो क्या होगा, गैसेस है तो मोनोक्रोमेटिक होगी,
एज कंपेयर टू दैट हाईली मोनोक्रोमेटिक। दूसरा, सेकंड कंटिन्यूअस होगी, नो नीड ऑफ कूलिंग, कोई कूलिंग के प्रोसेस की हमें जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से बच्चों हम पूरे हीलियम नियोन लेजर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक और है, सेमीकंडक्टर लेजर, एक पेज का टॉपिक है बच्चों वैसे तो। सेमीकंडक्टर लेजर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर लेजर? 5 मिनट और लगे, मुझे ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बहुत अच्छे से वैसे ही लिखाएंगे। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर? एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। वन इज कंडक्टर, सेकंड इज सेमीकंडक्टर, थर्ड इज इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है बच्चों जिनका एनर्जी जो गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, पता हो ना, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कंडक्टर से तो होगा ज्यादा और इंसुलेटर से होगा कम। वैलेंस बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी स्टेट है, वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी स्टेट है। लेकिन ये देखा गया जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत कम होते हैं। रूम टेम्परेचर पर आकर कुछ एनर्जी लेकर वो बॉन्ड तोड़ देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, वहां पर होल बन जाएगा। इस प्रकार से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ एक फ्री होल हैं तो साथ में कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो लगभग क्या होगी बच्चों, वो सेम रहेगी। इंट्रिंसिक करंट कैरियर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होल्स आर सेम, एंड उनका नंबर जो होगा वो बहुत बहुत कम होगा। तो उसके लिए क्या किया गया, सेमीकंडक्टर्स को मॉडिफाई किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। डोपिंग 2 तरह से कर सकते हो आप सेमीकंडक्टर में, एक पेंटावैलेंट, एक ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट डोपिंग करने का मतलब यह है कि आप किसी भी ग्रुप 15 के एलिमेंट को अगर हम ग्रुप 14 में डोप कर रहे हैं तो वहां हमें क्या मिलेगा बच्चों, वहां एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, वहां मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएगी और होल्स मेजॉरिटी मतलब में नहीं रहेंगे, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, उसको एन टाइप कहेंगे। उसमें एक खास बात यह है बच्चों, उसके अंदर जैसे हमने कंडक्शन बैंड का जिक्र किया, देखो ये मान लिया कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, इसके नीचे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, और ये कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इनके बीच में क्या होगा, गैप होगा। अब होता क्या है, अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो ये गैप इतना ही रहेगा, लेकिन अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते ही यहां पर एक एडिशनल एनर्जी लेवल बन जाता है यहां पर, और वो जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे आएगा, कंडक्शन बैंड के बिल्कुल नीचे आएगा, और यहां अपने साथ जो इंटरसाइड्स में उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो होंगे। इसको बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। अब ये क्या कर देता है, ये सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाने में बड़ी हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जहां तो इतना एनर्जी का लेवल था, अब वही एनर्जी लेवल क्या रह गया बच्चों, ये रह गया है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा ही एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड होगा, वो यहां लाई करेगा, उसको बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे उसको, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो इस प्रकार से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनने से क्या हो गया कि एक पॉसिबिलिटी बन गई कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। अब हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि जब भी हम किसी डायोड को फॉरवर्ड बाइस करते हैं या बाइसिंग देते हैं, बाइसिंग देते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट स्टार्ट होगी, जंक्शन के आसपास क्या होंगे, जैसे वो इकट्ठे होंगे तो वहां जो होल होंगे वो उनके हाथ क्या करेंगे, वो उनके साथ क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जैसे वो रिकम्बाइन करेंगे, रिकम्बाइन करते ही क्या होगा, वहां से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो इंफ्रारेड भी हो सकती है, वो अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, वो विजिबल भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो है वो कितना होगा, उसके ही हिसाब से वहां पर एनर्जी एमिट होती है। आमतौर पर उसको हम लाइट एमिटिंग डायोड का नाम देते हैं, एलईडी। सुना भी होगा आपने, आजकल एलईडी का बड़ा बोलबाला है, सारे की सारी जो बल्ब है या सीएफएल ट्यूब से सभी को तकरीबन रिप्लेस करें, ये भी एलईडी है। ये भी क्या बच्चों, एलईडी है। अगर आप कभी देखें तो ये जो ऊपर का कवर उतार के देखेंगे, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी एलईडी लगी है, शायद 50 हो, कितनी हो, शायद 50 के आसपास होंगी या 100 होंगी। एक लाइन में अगर 2 हैं तो अगर 50 लाइन तो कम से कम उतार के ना लीजिए। मतलब ऐसे हंस रहे हैं देख के, मतलब हाँ सही बताया सर ने आपको। इसमें केवल 100 वाट या 50 वाट कितने वाट की है वो उसके अकॉर्डिंग बेटे उसमें एलईडी कम ज्यादा होंगे। छोटे बल्ब में भी आप देखना, उसका ऊपर का कवर उतार के उसमें देखना, छोटी छोटी एलईडीज मिलेंगी उसमें। सेमीकंडक्टर लेजर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है बच्चों, इसका साइज बहुत छोटा होता है, कंपैटिबल है
सस्ते हैं और कहीं भी आप इसको आसानी से ले जा सकते हो। इवन हम जेब में भी रखते हैं, देखा होगा आपने, पॉइंटर वगैरह हम यूज करते हैं, माउस वगैरह है, स्कैनर वगैरह है, जहां वो जो लेजर होती है वो सारे की सारी जो लेजर होती है वो सेमीकंडक्टर लेजर होती है। ठीक है, अब बात आती है कि वहां रिकॉम्बिनेशन हो गया, मान लिया इंफ्रारेड लाइट निकल रही है, या कौन सी लाइट निकल रही है, या विजिबल लाइट निकल रही है। तो विजिबल लाइट कब निकलेगी, उसके लिए आपको सबसे पहले सेमीकंडक्टर को स्पेशली क्या करना पड़ेगा बच्चे, डिजाइन करना पड़ेगा। एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का एन टाइप ले लो या पी टाइप ले लो, उसका जो पीएन जंक्शन आपने बनाया है वो कभी भी क्या नहीं करेगा, वो विजिबल लाइट में एमिट नहीं करता। वो किस रेंज में करता है, वो इंफ्रारेड में करता है। जैसे टीवी का रिमोट है, उसमें आपने देखा हो, उसमें जो रिमोट में जो यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड का हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, उस टीवी रिमोट से लाइट निकलती हुई नहीं दिखाई देगी आपको, उसमें से रेडिएशन जो निकल रही है वो इंफ्रारेड है। लेकिन उसको मोबाइल फोन के कैमरे के साथ करके देखना एक बार ऐसे, आपको पता चलेगा, वो डिटेक्ट कर लेता है, मोबाइल फोन का कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेता है। यानी ये जो सेंसर ये सेंस कर रहा है इंफ्रारेड को, लेकिन हम उसको सेंस डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो विजिबल का हमने किया। अब क्या किया, उस सेमीकंडक्टर को इस प्रकार से डिजाइन करेंगे कि एक साइड हम पॉलिश कर देंगे उसको हाईली पॉलिश्ड, एक साइड क्या कर देंगे थोड़ा सा कम पॉलिश कर देंगे। फिर वही बात आ गई, बार बार लाइट फोटॉन्स बन रहे हैं, वो कोलाइड करेंगे, उधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, वो इमीडिएटली क्या होगा, वो एम्पलीफिकेशन होगा। एम्पलीफिकेशन होने से हमें जो लाइट की इंटेंसिटी वो बहुत बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो अपने अलग अलग लेजर के बच्चों अपने अलग अलग यूज हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत बेस्ट है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। किसी जैसे हाई पावर लेजर है तो वहाँ पर लेजर जो आपकी सेमीकंडक्टर लेजर है वो इतना यूज में नहीं आती, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। जहाँ पर भी लेजर कटिंग की बात आएगी बच्चों, वहाँ पर हम CO2 लेजर को क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज़ जो है वो क्या करते हैं, यूज टू यूज़ जो है आपका, वो उसकी जो लेजर है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है।